माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। धरा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास ये शीर्षक रहा है, इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ चुनिंदा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और पूरे वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि 40 क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं। ये 40 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्यारे मित्रों। पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, हिंदी साहित्य में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, ये टाइटल शीर्षक होगा प्रश्न पत्र का। परंतु थोड़ा आपको ध्यान ये देना है कि हमारे जो है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में इस तरह का द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में प्रश्न शीर्षक रहता है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। अदर यूनिवर्सिटियों में ये कोई आवश्यक नहीं है कि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास ही पूछा जाए। ये तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में भी हो सकता है, प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में भी हो सकता है, परंतु पूछा जाता है। हर तरह से जो है ये प्रश्न पत्र जो है रहेगा आपके साथ में। तो इसलिए आपको पूरी तरह से इसको पढ़ना है, समझ करके लिखना है। किसी तरह से क्वेश्चन आपका मिस ना हो, गलत ना हो और पूरे अंक आपको मिल पावे, ये मेरा उद्देश्य है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्यारे मित्रों। देखेंगे आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड आ से जो कि पूछे जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा जा रहा है, नई कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नई कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालने के विषय में इसमें पूछा जा रहा है। नई कहानी क्या है, इसको हमें समझना है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और इसके पश्चात हमें इस पर, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। मित्रों, प्रकाश डालने का मतलब अपनी बातों को लिखना है, जो हम समझ पा रहे हैं उसी को एक्सप्लेन कर देना है। तो देखेंगे, जो नई कहानी यानी कि नई कहानी के रूप में जो लिखी गई कहानियां हैं, उनको हम इस तरह से समझेंगे कि नई कहानी में अनास्था, अनास्था का मतलब जिसमें आस्था ना हो, जिसको जानने की हमारी इच्छाएं ही ना हो। तो अनास्था, कुंठा, घुटन, निराशा, जीवन के प्रति मोह भंग आदि की अभिव्यक्त हुई है। यह चीज़ें जो है व्यक्त की गई हैं नई कहानियों के माध्यम से। इस कहानी में घटना, चित्र व भाषा तीनों ही समाज के जनसाधारण के परिवेश से लिए गए हैं। एक जनसाधारण के परिवेश के रूप में इसको पिरोया गया है मित्रों। एक और ग्रामीण कहानियों में ग्रामीण अंचल की स्थिति का चित्रण हुआ है, तो वहीं नगरीय कहानियों में नगरीय जीवन की जटिलता, कृत्रिम जीवन मूल्य, आक्रोश आदि को उजागर किया गया है। दो पक्ष लेकर के चल रहे हैं, दो पक्ष को आपको समझते हुए चलना है, नगरीय और ग्रामीण। तो नगरीय में सारी चीज़ें जो कि जीवन की जटिलताएं हैं, कृत्रिम जीवन मूल्य, आक्रोश, जीवन किससे भरा हुआ है, आक्रोश से भरा हुआ है, आदि को उजागर किया गया है। इसमें केवल कुछ एक कहानियों जैसे परिंदे, भोला राम का जीव, चीफ की दावत आदि में ही आशावाद का स्वर सुनाई देता है। ये हमको समझना है कि इन कहानियों में आशावाद दिखाई पड़ रहा है, बाकी कहानियों में जो है कुंठा, निराशा, जीवन के प्रति मोह भंग, यह सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। प्यारे मित्रों, इफ़ यू वांट टू लिव इन योर लाइफ हैप्पीली, यदि आप अपने जीवन में खुशहाली पूर्वक रहना चाहते हैं, तो आपको प्रसन्नचित्त रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। खुश रहने के साधन को बनाना पड़ेगा। ऐसे साधन को हमें दूर करना पड़ेगा जो हमें दुख देते हों, कष्ट देते हों मित्रों। तो इसको हमें समझना है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी नई कहानी को पढ़ रहे हैं, उस नई कहानी में क्या बातें पिरोई गई हैं, क्या तथ्य छुपा हुआ है, किस बिंदु पर
उसको ले जाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हमें मनन करना होता है। हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, चित्रित करने का प्रयास करते हैं मन मस्तिष्क में। प्यारे मित्रों, तो आप समझेंगे कि जो भी कहानी होती है, जो भी कहानीकार होता है, वो अपनी भावना को ही लिखता है। कपोल कल्पित कहानियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक जो कहानियाँ लिखी जाती हैं वो एक भावनात्मक, उसमें भावनाएं छुपी होती हैं, लोगों की भावनाएं छिपी होती हैं और जो लेखक होता है उसकी भी भावनाएं उसमें छिपी होती हैं। तो वो भावना जो छिपी होती है वही उजागर होती है। कौन उजागर करता है? पाठक उजागर करता है। वो समझता है अपने आप में और उसी तरह से वो सोचता है और करने भी लगता है। तो थोड़ा हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहानी किस मोड़ पर जा रही है, कहानी का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं जानना, क्या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इन सारी चीज़ों को हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। ये एक पाठक की भी गुण होती है। प्यारे मित्रों, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पूर्व, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, हिंदी साहित्य के प्रति आपकी आस्था थी और है, तभी आपने इस सब्जेक्ट को चुना है, तो इसकी मार्मिकता को हम समझेंगे, इसकी गहराई तक जाएंगे। जब तक हम गहराई तो नहीं पहुंचेंगे तब तक किसी भी साहित्य का रसास्वाद हमको मिल नहीं पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन तक अवश्य प्रेषित करेंगे, पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे आप अपने माध्यम से, जैसे भी हो, और कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया को हम तक प्रेषित करेंगे, जिससे मैं और भी वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूं। क्योंकि जो श्रोता होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वही एक मार्गदर्शक होते हैं शिक्षक का। शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, ये सारी प्रतिक्रियाएं जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हीं के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं मित्रों। तो यहाँ पर मैं कोई अन्यत्र या लूज टाग न करके मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे तथा अपने मित्रों तक शेयर करेंगे तथा कमेंट के रूप में अपनी बातों को हम तक पहुँचाएंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों से, जो भी बीए थर्ड ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं, बीए थर्ड ईयर में बैठने जा रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उनके लिए हमारा संदेश है। और वीडियो को बड़ी ही सतर्कता से देखने का प्रयास करें। कोई भी वीडियो यदि आप देख रहे हैं, शिक्षा से संबंधित चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके लिए सतर्कता जरूरी होती है। बहुत ही अटेंटिव होकर के, बहुत ही अटेंशन से युक्त होकर के आपको उसको सुनना चाहिए। यदि आपका ध्यान इधर उधर रहता है तो वो वीडियो आपके लिए कोई कार्य का नहीं रह जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता है, भले ही वो वीडियो कितना ही अच्छा ना हो। इसका मतलब होता है कि हमारा पाठक जो है, जो उसको सुनने वाला है, जो अपने लिए उसको महत्वपूर्ण समझता है, उसके लिए ये सतर्कता की ज़रूरत होती है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं, इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये है, गद्य काव्य किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। गद्य काव्य किसे कहते हैं? गद्य काव्य का मतलब गद्यात्मक काव्य। जो भी रचनाएं आज भी देख रहे हैं, तमाम ऐसी रचनाएं की जा रही हैं जो गद्यात्मक होती है और उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो 4 गद्य काव्य लेखकों का नाम उल्लेख करना है आपको, 4 लेखकों के नाम को आपको बता देना है। इतना ही क्वेश्चन है कि गद्य काव्य किसे कहते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद बताना है 4 गद्य काव्य लेखकों का नाम उल्लेख करना है। तो इसमें देखेंगे, गद्य काव्य हिंदी साहित्य की स्वतंत्र विधा है। इसे प्राय विद्वानों ने भावात्मक निबंधों के अंतर्गत माना है। गद्य काव्य की भाषा गद्य की होती है, किंतु भाव प्रगति काव्य के होते हैं। गद्य शरीर में पद्य की भाषा बोलती है। भाषा का प्रभाव भी साधारण गद्य की अपेक्षा कुछ अधिक सरस व संगीतमय होता है। गद्य तो
अवश्य होती है, लेकिन इसकी जो भाषा होती है उसमें सरसता होती है, एक कवित्व छुपा होता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ये इंटरेस्टेड बन जाती है गद्य काव्य। तो ये हमें जानना है मित्रों। अब हम देखेंगे 4 गद्य काव्य लेखकों के नाम के विषय में। तो इसमें पहले नाम के रूप में हम जान सकते हैं राय कृष्णदास का नाम आता है, इसके बाद हृदयनाथ पांडे जी का नाम आता है, इसके बाद देवदूत विद्यार्थी और सद्गुरु शरण अवस्थी। ये 4 नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं मित्रों। इसके बाद देखेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि कोई प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी देवनागरी लिपि की जो है प्रमुख विशेषता के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता को आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण। जो देवनागरी लिपि है इसमें वर्णमाला का व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया है, यह हमें समझना है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह का प्रयोग हुआ है देवनागरी लिपि में। मात्राओं का प्रयोग सुपाठ्य एवं नमनीय लिपि, ये इसमें प्रयोग किया गया है देवनागरी लिपि में। तो ये हमें 3 चीज़ें 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है मित्रों, तभी आप इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द यानी तत्सम शब्द 2 तरह से होते हैं, एक तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है। तो तत्सम शब्द के विषय में आपको बताना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ये जानना है। तत् धन सम, ये आपको समझना है कि तत् धन सम से बना हुआ है। तत् का मतलब होता है, तत् को हम कहते हैं मित्रों उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। 2 चीज़ें आपको जाननी है इसमें केवल। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान होता है, यानी उसके समान। यानी तत्सम का जो शाब्दिक अर्थ बना उसको हम कह सकते हैं कि उसके समान। ये चीज़ ये हमें ध्यान रखना है। अर्थात संस्कृत में प्रयुक्त रूप के समान, जो भी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई है। हमारी जो मातृभाषा है वो एक संस्कृत ही है, तो संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो वो तत्सम शब्द के रूप में हुआ है। संस्कृत में प्रयुक्त जब कोई शब्द अभिकृत रूप में ज्यों के त्यों रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है तब वह तत्सम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने की बात है मित्रों। यदि संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में आकर के फिट हो जाता है, उसका प्रयोग हो जाता है, तो तत्सम शब्द ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए अर्पण लिखा हुआ है, कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण। तो अर्पण का मतलब किसी को समर्पित कर दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, तो ये अर्पण शब्द संस्कृत का ही शब्द है और ये तत्सम शब्द है हिंदी में, ये हम जानेंगे। जैसे ईर्ष्या हुआ, उत्साह है, किंचित है, चित्रकार है, जामाता, प्रहरी, ये सारे शब्द जो है संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, संस्कृत से ही निकले हुए शब्द हैं। तो ये हम हमारे हिंदी में, हिंदी साहित्य में तत्सम शब्द के रूप में जाने जाएंगे मित्रों। अब हम देख रहे हैं अगले क्वेश्चन के विषय में। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा के नामकरण पर प्रकाश डालिए। यानी हिंदी भाषा के नामकरण पर अब आपको प्रकाश डालना है कि हिंदी भाषा का नामकरण कैसे और क्यों और कब हुआ, ये इसके बारे में हमको जानकारी करनी है। तो लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस भारतीय भाषा को हिंदी की संज्ञा प्रदान की गई है उस भाषा का यह संज्ञायिक शब्द नहीं है। सर्वप्रथम फारसी लेखकों ने मुसलमानों को हिंदी कहना प्रारंभ किया। जो फारसी लेखक थे वे मुसलमानों को क्या कहना प्रारंभ किए थे, हिंदी। इसी प्रकार विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को हिंदी कहा, ये हमें जानना, और आगे चलकर उनकी भाषा का नाम भी हिंदी पड़ा। संक्षेप में भाषा के अर्थ में हिंदी मुसलमानों की देन है, हिंदी मुसलमानों की देन है, हमारे मुस्लिम भाइयों की ही देन है। ये हमें समझना है। कैसे? क्योंकि विदेशी लोगों ने
हमारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम भाई थे उनको हिंदी ही कहकर पुकारते थे, और उसी चलन की वजह से हिंदी जो आज हम पढ़ रहे हैं, इस हिंदी की उत्पत्ति हुई। क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान में रहते थे तो हिंदुस्तान वो ना कह करके हिंदी का शब्द प्रयोग करते थे। यह देन भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राचीन हिंदी की अस्तित्व की स्थापना, ये हमें जानना है। जितनी कि प्राचीन हिंदी की अस्तित्व की स्थापना, ये देन उतनी ही पुरानी समझी जाएगी। अब हम ये समझ गए कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से, कैसे, क्या, किस प्रकार से हुई, ये सारी जानकारी हमको हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? इसके पूर्व में आपने पढ़ा था तत्सम शब्द, और अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम तद्भव शब्द किसे कहते हैं? इसके 10 शब्द लिखिए। ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन प्राप्त करने जा रहे हैं मित्रों, एक ग्रेजुएट होने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में। तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि तद्भव शब्द और तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसके 10 शब्द लिखना है, मात्र 10 शब्दों को लिखना है आपको। तद्भव शब्द तत् धन भव 2 शब्दों के योग से बना हुआ है। तत् का अर्थ वह और तथा भव का अर्थ उत्पन्न है, यानी वह उत्पन्न। इस प्रकार तत्सम शब्दों के ध्वनि की दृष्टि से विकसित, परिवर्तित अथवा विकृत रूपों को तद्भव शब्द कहते हैं। ये हमें जानना है। यानी जो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द का जो है विकसित, परिवर्तित अथवा विकृत रूप जो होता है वही तद्भव होता है। जैसे 10 शब्दों की बात की गई है, बहुत से शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे घर, घोड़ा, बहू, दूध, आग, इतवार, खेत, कड़ुआ, अनाड़ी, किवाड़ आदि। इस तरह से हमको ये शब्द जानने हैं। ये तद्भव शब्द हैं। यदि ऐसा आ जाता है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि घर शब्द जो है क्या है, तद्भव है, ये तत्सम नहीं हो सकता है। अगर घर तत्सम में है तो उसके लिए ग्रह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। घोड़ा है तो घोड़ा भी तद्भव शब्द है, अगर इसको तत्सम के रूप में जानेंगे तो ये अश्व कहा जाएगा, अश्व कहा जाएगा। तो इस तरह से हमको समझना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देशज शब्द किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन मित्रों। तो इसको हम इस तरह से जानेंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, यानी जड़ का ही ना पता हो, परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये हमें जानना है कि प्रचलन में तो हों, प्रचलन में हों, परंतु जो है मूल का पता ना हो, उनके मूल का कोई पता ही ना हो, तो वे देशज शब्द कहे जाएंगे। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोटा, क्षेत्रीय भाषा में हम लोटा शब्द का प्रयोग करते हैं। कटोरा, खिचड़ी, पगड़ी, जूता, फुनगी, ठुमरी आदि। अब हम इसी लोटा को पश्चिम में चले जाएंगे, पूर्वांचल में चले जाएंगे, कहीं भी अलग प्रांतों में चले जाएंगे तो इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। खिड़की को दूसरे नाम से जान सकते हैं। तो ये चीज़ें क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, आगत शब्द किसे कहते हैं? व्हाट इज आगत? आगत के विषय में आपको जानना है मित्रों। पूरी तरह से आप समझते चलिए और बहुत ही धैर्य से आप क्वेश्चन को समझते चले जाएंगे और सारी चीज़ें आपको लर्न होती चली जाएंगी। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इसको पूरी तरह से देख रहे हैं। आगत शब्द, यानी आगत का मतलब क्या होता है, आगत शब्द किसे कहते हैं ये बताना है। ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं तथा प्रचलन में हैं, उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। समझ रहे हैं कि ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से हिंदी में आ गए भाई तथा प्रचलन में हो गए, वो चलने लगे, लोगों की बोलचाल की भाषा में वो आ गए, उन्हें आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी भाषा के समयानुसार फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्दों को ग्रहण करके अपनी जीवंतता और उदारता का परिचय दिया है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर
आपको समझाने का प्रयास पूरा है। जैसे साइकिल कहा गया, तो साइकिल कैसा शब्द है? आगत शब्द है। कहाँ से आया? ये इंग्लिश शब्द है। स्कूल कह दिया गया, सभी लोग समझ गए, एक भी अक्षर नहीं जानते, पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल कह दिया गया तो उनको समझ में आ गई बात कि विद्यालय कहाँ पर? जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं। बाजार कह दिया गया, मालिक, पुलिस, बिगुल, चाबी, तौलिया, चाय, पटाखा, रिक्शा, टेलीफोन आदि। इस तरह के तमाम सारे शब्द हैं जो कि इंग्लिश से आकर के हिंदी में फिट हो गए, तो जिसको हम समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई। तो ये शब्द क्या हैं? ये शब्द सब सारे शब्द क्या हैं? आगत शब्द के रूप में आए हैं मित्रों, ये हमें जानना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी शब्द को लिख करके आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा कि इसमें आगत शब्द कौन सा है। जैसे लिख दिया गया स्कूल और विद्यालय, अब आपसे पूछ दिया गया कि इसमें बताइए कि आगत शब्द कौन सा है, तो आपको यही बताना है कि स्कूल इसमें आगत शब्द है। इस तरह से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी की पूर्वी बोलियों में अग्रांकित बोलियों का परिगणन होता है, यानी अग्रांकित जो बोलियां हैं उन्हीं की गणना की जाती है इसमें। जैसे अवधी, पहला नाम अवधी, दूसरा है बघेली और तीसरा है छत्तीसगढ़ी। ये जो है पूर्वी हिंदी बोलियों के अंतर्गत जानी जाती हैं, इसको हमें समझना है। इसके पश्चात देखेंगे छायावाद की, क्वेश्चन नंबर 10, छायावाद के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि छायावाद के 4 स्तंभ का क्या अर्थ है। 4 स्तंभ इसके बारे में बताए जाते हैं। स्तंभ मीन्स होता है खंभा, जो भी पिलर। तो छायावाद के 4 स्तंभ का क्या अर्थ है इसके बारे में। तो छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ छायावाद के 4 कीर्तिलभ्य कवियों से माना जाता है, ये आपको जानना है। यानी चतुष्टयी भी लिखा हो सकता है, तो इसको हम छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ बताते हुए उसके जो है स्पष्ट कीजिए। छायावाद के 4 स्तंभ के रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसमें 4 जो नाम लिए जा रहे हैं वो 4 क्या हैं? इनमें प्रसाद जी का नाम आ रहा है, जयशंकर प्रसाद, पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत जी का, निराला का और महादेवी वर्मा। तो ये 4 नाम जो है कीर्तलभ्य के रूप में, कीर्तलभ्य कवियों के रूप में जाने जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपैरेटिव पॉइंट व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं मित्रों कि इस तरह के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाएं तो आप लिख पावें, समझ पावें। ओनली फॉर योर BA थर्ड ईयर, बट दिस वीडियो इज इम्पॉर्टेंट एज फॉर योर कम्पिटेटिव एग्जाम। तो पूरी तरह से आप ये समझते हुए चलेंगे कि ये वीडियो आपके लिए केवल थर्ड ईयर की परीक्षा को पास करने के लिए ही नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको आगे के लिए भी आवश्यक वीडियो बन रहा है, इसलिए पूरी तरह से आप समझते चलेंगे। आगे की बात मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा का व्युत्पत्ति परक अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्युत्पत्ति परक अर्थ स्पष्ट करना है। तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से निष्पन्न है, ये हमें जानना है, जिसका अर्थ है व्यक्त, वाणी। भास व्यक्तायाम वाची, भास व्यक्तायाम वाची। इससे जो है सुस्पष्ट है कि भाषा शब्द का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से उच्चरित वाणी के लिए होता है। यानी वाणी, जो स्वर, जो ध्वनि जो हम उत्पन्न करते हैं, इसका तात्पर्य ये होता है, जो भी भाषा होती है उसका अपना स्वर होता है, अपनी ध्वनि होती है, और ध्वनि के माध्यम से जो चीज़ें हम समझ पाते हैं, जिस रूप में लिखने में या समझने में जो हमारा सामर्थ्य होता है, वही वो भाषा कही जाती है मित्रों। उसको हम दूसरे तक पहुंचा पावें और दूसरा उसे समझ पावे, ले पावे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, मैथिली किस हिंदी की बोली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथिली किस हिंदी की बोली है? इसकी मुख्यतः कौन कौन सी जो है बोलियां हैं, इसको आपको बताना है। इसके विषय में देखेंगे हम इसको। ये
मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। देखेंगे यहाँ पर कि मैथिली जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। इसकी मुख्यतः 6 उपबोलियाँ हैं, जैसे उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाछकी तथा जोलहा बोली। ये हमें जानना है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हिस्से में इस तरह से बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का नाम उल्लेख कीजिए, क्वेश्चन आपका है। पश्चिमी हिंदी की अधोलिखित बोलियां हैं, जिसको हम इस तरह से समझेंगे। बंगारू, पहला नाम क्या है? बंगारू, ये पश्चिमी हिंदी की बोली की बता रहे हैं आपको। इसके बाद देखेंगे दूसरा खड़ी बोली, और फिर कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली। ये हमें 5 तरह से जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं उसे हमें जानना है। बंगारू, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो अगला क्वेश्चन आपका है, भाषा के प्रमुख तत्व अथवा अंग कौन कौन से हैं, ये जानना है। तो इसमें भाषा के प्रमुख जो तत्व होते हैं, इसमें पहला है ध्वनि, दूसरा है रूप, और तीसरा है वाक्य, और अर्थ चौथा। ये 4 भाषा के प्रमुख जो तत्व होते हैं अंग के रूप में, वो ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ, ये 4 बिंदुओं के रूप में जाने जा सकते हैं मित्रों। पूरी तरह से आप समझेंगे इसको। फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। युद्धों का सजीव चित्रण, पहला। कल्पना की अधिकता एवं राष्ट्रीयता का अभाव, ये पहले पॉइंट में। दूसरे में आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, रसो ग्रंथ लेखन, वीर श्रृंगार रस का चित्रण। तीसरे में प्रकृति चित्रण एवं जनसंपर्क की कमी, ऐतिहासिकता का अभाव। चौथे पॉइंट में प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, रचनाओं में संदेहात्मकता। और 5वां बिंदु आपका है काव्याकार कल्प का सुंदर प्रयोग, दोहा, सोरठा, तोटक, तोमर और चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पय, कुंडलिया आदि सब छंदों की सुंदर योजना। ये सारी चीज़ें हमको जानना है। फिर भाषा की परिभाषा दीजिए, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, यानी भाषा की परिभाषा आपको बतानी है। तो भाषा की परिभाषा हम इस तरह से समझेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसको इस तरह से जानेंगे कि भाषा की परिभाषा लिखने के पहले हमको ये समझना है कि यद्यपि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है, क्योंकि उसे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव रूप तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। हम अलग अलग डिटेल कर रहे हैं, इसको समझाने का प्रयास देखेंगे। जटिलता, यदि भाषा की परिभाषा देना एक जटिल कार्य है क्योंकि उसे अव्याप्ति, अव्याप्ति का मतलब होता है जो हर जगह जानी जा सके, प्राप्त हो पावे। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का मतलब बहुत अधिकता के रूप में। असंभव स्वरूप, असंभव रूप, असंभव रूपों में। तो तीनों दोषों से रहित होना, इन तीनों दोषों से जो चीज़ें रहित हो जाती हैं, जो भाषाएं रहित होती हैं, तथा रहित होना चाहिए, यानी इन दोषों से क्या होना चाहिए? रहित होना चाहिए, इन दोषों से अलग होना चाहिए भाषा को। तथापि भाषा की उत्तम परिभाषा के रूप में हम आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा की परिभाषा को उद्धृत कर सकते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने क्या कहा है, समझिए कि उच्चरित ध्वनि, जो उच्चारण की जाती है, जो बोला जाता है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन मित्रों, इसे पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि उच्चरित ध्वनि यानी बोली जाने वाली जो ध्वनि है संकेतों की सहायता से, और जो संकेत हम करते हैं, जैसे हम किसी को बुला रहे हैं तो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, हाथ से इशारा भी कर रहे हैं, भाव अपने प्रकट कर रहे हैं, विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति, अपने विचारों को पूर्ण तरह से आप व्यक्त कर रहे हैं, तो वही भाषा बताया है देवेंद्र नाथ जी ने। अगला क्वेश्चन आपका है, छायावाद के बृहत्तरीय कवियों के नाम लिखिए। यानी छायावाद के बृहत्तरीय कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है, सुमित्रानंद पंत जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 3 कवि प्रमुख रूप से हैं मित्रों। बेसवाड़ी किस बोली की उपबोली है? यानी बेसवाड़ी किस
बोली की उपबोली है, तो इसमें हम बताएंगे कि अवधी की है। अगला क्वेश्चन आपका है भारोपीय, यानी कि भारोपीय जो है ये क्वेश्चन आपका है भारोपीय भाषा परिवार के कितने वर्ग हैं? तो 2 बताया गया है, केतुम और शतम। इस 2 नामों में हम क्या जानेंगे? केतुम का नाम जानेंगे, उसके बाद शतम ये है, यानी भारोपीय भाषा परिवार के रूप में ये दोनों जाने जाते हैं। 2 वर्ग है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, पूर्वी हिंदी भाषा में कौन से कवि ने अपने महाकाव्य की रचना की है? यानी पूर्वी हिंदी भाषा में किस कवि ने अपने महाकाव्य की रचना की है? तो बताना है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बघेली और छत्तीसगढ़ी में साहित्य का नितांत अभाव है, इसमें साहित्यिकता कम पाई जाती है, लेकिन अवधी साहित्य रचना की दृष्टि से समृद्ध भाषा है। अवधी भाषा जो है इसमें अनेक कवि हुए जिन्होंने महाकाव्यों का सृजन किया, जैसे हम जान सकते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में, मलिक मोहम्मद जायसी जी के विषय में, कुतुबन के विषय में तथा मंझन के विषय में। ये जो है कवि जो हुए हैं इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग करके महाकाव्यों की रचना की है मित्रों, तो ये हमें समझना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका कह रहा है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, यानी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर अपने विचार को आपको देना है। तो इसमें इस तरह से समझेंगे कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के मानदंड विवादास्पद हैं। प्राचीन परंपरा के सनातनी हिंदुओं का विश्वास है कि हिंद शब्द हीन दा, यानी हीन और दा के संयोग से बना है। हीन का तात्पर्य हीनता और दा का आशय दलन करने वाला, यानी हीन का मतलब हीनता जो है, हीन का तात्पर्य जो है हीनता से लिया गया और दा का आशय दलन करने वाला। इस प्रकार हिंदी का अर्थ हीनता का दलन करने वाला है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के मतानुसार हिंदी का मूल अर्थ है हिंद का या भारतीय, ये बताया है। व्यापक रूप में हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू और उनके द्वारा व्यवहृत भाषा को हिंदी का नाम दिया गया, ये हमें जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए, यानी राजस्थानी हिंदी की बोली जो है इसके बारे में आपको बताना है, इसका सामान्य परिचय आपको देना है। तो हम देखेंगे राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का सामान्य परिचय। तो राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां अग्रलिखित हैं, अग्रांकित हैं, जैसा कि बताया गया है। यानी पहला है पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, दूसरा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती, तीसरा है मध्य पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, चौथा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी और 5वां बिंदु है दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी। ये हमें 5 चीज़ें जानना है। इसके पश्चात देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख एकांकीकारों के नाम उल्लेख कीजिए, यानी हिंदी साहित्य के जो एकांकीकार हैं, एकांकी नाटकों को लिखने वाले जो हमारे लेखक बंधु हैं उनके बारे में। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख एकांकीकार निम्नलिखित हैं। पहला नाम आता है उपेंद्र नाथ अस्क जी का, दूसरा है उदय शंकर भट्ट और तीसरा है सेठ गोविंद दास और चौथा है जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम आ रहा है। तो ये हमें पूरी तरह से समझ लेना है। इसके बाद देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। तो ये हम जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी विद्वान गारसा दा तासी, यानी गारसा दा तासी ने किया था। इनका नाम हमको स्मरण रखना है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इत्सवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखी, यानी इस पुस्तक का नाम क्या था ये हमें जानना है कि इत्सवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी, इस तरह से इन्होंने इसको पुस्तक को लिखा था। फ्रांसीसी भाषा में होने के कारण इसका प्रचार कम हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर
वार्ष्णेय ने सन 1953 में इसका हिंदी अनुवाद किया। जो इन्होंने लिखा था इस पुस्तक को, तो इसका जो है हिंदी अनुवाद इन्होंने 1953 में किया था। किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला क्वेश्चन 25 देखेंगे। तद्भव का अर्थ स्पष्ट करते हुए हिंदी की तद्भव शब्दावली का परिचय दीजिए। जो क्वेश्चन आपको पूर्व में बताया गया है उसी को थोड़ा डिटेल में आपको समझना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तद्भव का अर्थ उससे उत्पन्न या विकसित, जैसे अंधकार से अंधेरा, अग्नि से आग, अट्टालिका से अटारी, अष्ट से आठ, अर्ध से आधा, अश्रु से आंसू, आश्रय से आसरा, उच्च से ऊंचा, उष्ट से ऊंट, कर्म से काम, ओष से ओठ, काश से काठ, कपाट से किवाड़, कर्ण से कान, कुपुत्र से कुपूत, क्षीर से खीर, ग्रंथ से गांठ, नग्न से नंगा, मृत्यु से मौत, सर्प से सांप, निद्रा से नींद इत्यादि ऐसे अनेक शब्द हैं जो संस्कृत से विकसित होकर बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं। ये हमें जानना है। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन जो आपका है, आदिकाल के नामकरण की समस्या पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी आदिकाल के नामकरण पर जो है इसकी जो समस्या है उसको संक्षिप्त प्रकाश डालना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को आधार रूप में प्रस्तुत करते हुए वीर गाथा काल नाम स्वीकारा था। डॉक्टर गियर्सन ने इसे चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने आदिकाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। तो ये हमें पूरी तरह से जानना है। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछा जा रहा है कि रीत काल में काव्य की कितनी धाराएं प्रस्फुटित हुई, नामोल्लेख कीजिए। इसको बताना है। तो रीत काल में काव्य की 3 धाराएं प्रवाहित हुई, जिनमें नाम तथा विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है रीतबद्ध, दूसरा है रीत सिद्ध और तीसरा है रीत मुक्त। ये 3 चीजें हमें जानना है। रीत का अर्थ स्पष्ट करते हुए रीत काल की प्रतिनिधि कवि का नाम दीजिए। ये क्वेश्चन 28 देखेंगे कि रीत शब्द रीड धातु से बना है, जिसकी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है, अर्थात गति, मार्ग या प्रस्थान और रूढ़ अर्थ है इसका। रीत का पद्धति, विधि आदि। सरस्वती कंठाभरण की ये पंक्तियां रीत शब्द की व्युत्पत्ति में सहायक हैं, जैसे कि हम इसको आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसमें देखेंगे ये जो संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है कि वेद भारदि कृतः पंथा काव्ये मार्ग इति स्मृतः रीढ़ा गता धातु सा व्युत्पत्त्या रीत रुच्यते। तो ये हम देखेंगे इसमें जो है जो श्लोक बताया गया है इसके प्रमुख कवि केशव, मतिराम, भूषण बिहारी, देव घनानंद पद्माकर आदि हैं। ये कवियों के नाम भी बता दिए गए हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, ये बताना है। तो कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक सूरदास जी थे, ये जानना है। सूरदास जी के बारे में आप जानते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखेंगे सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली की रचना की। इसके पश्चात देखेंगे जिन जिन कवियों का जो है कृष्ण भक्त शाखा से संबद्ध है उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि सूरदास के पश्चात कुंभन दास, यानी कुंभन दास का नाम आ रहा है। इन्होंने पद संग्रह किया है। इसके बाद कृष्णदास जुगलमान चरित प्रेम तत्व निरूपण किया, ये रचना की। नंददास अनेकार्थ मंजरी की रचना किया। रस मंजरी, रूप मंजरी। शीत स्वामी ने पद पदावली और चतुर्भुज दास ने चतुर्भुज कीर्त संग्रह की रचना किया। श्री भट्ट ने युगल शतक की रचना की। परशुराम देव ने परशुराम सागर की रचना की। मित्रों, इस तरह से हम इसको जानेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30
ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे रीतकालीन कविता की विषय वस्तु पर प्रकाश डालना है। तो इसमें देखेंगे कि इस काल के अधिकतर रचनाएं श्रृंगार पर रही हैं, ये जानना है। इस काल में जो अन्य रचनाएं हुई हैं और जिनमें आराध्य के प्रति कवियों की भावनाएं मुखर हुई हैं, वह भी अपने को श्रृंगारिकता के आवरण से बचा न सकी। इस युग के प्रमुख कवि केशवदास, बिहारी, घनानंद, बोधा, ठाकुर, मतिराम, देव, सेनापति आदि थे। दानशीलता, मानशीलता, चीरहरण लीला, झूला, होला और जल भ्रमण लीला के प्रसंगों से ओतप्रोत इस काल की रचनाएं लिखी गईं। इसके अतिरिक्त नीति और ज्ञान से युक्त जो कविताएं लिखी गईं, उसके रचनाकारों में घाघ का नाम आ रहा है। मित्रों, घाघ की कहावतें बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गिरधर और रहीम का नाम उल्लेख किया जा सकता है। वीर रस के रूप में कविताओं में महाकवि भूषण का नाम लिया जा रहा है और लाल ने अपना वर्चस्व बनाए रखा है। तो ये हमें समझना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ क्या है। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। तो राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ आपको बताना है। राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ है राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ क्या है? राष्ट्र की भाषा। राष्ट्रीय भाषा भी कहते हैं, अर्थात किसी राष्ट्र या देश के संपूर्ण क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसको इस तरह से बताया है कि राष्ट्रभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वही भाषा राष्ट्रभाषा कहला सकती है। राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने बताया है कि वही भाषा राष्ट्रभाषा कहला सकती है जिसको सब जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है, तो हम इसको इस तरह से समझेंगे इसकी परिभाषा को। फिर इसके बाद देखेंगे छायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप प्रकाश डालिए। देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, चारों तरफ अंग्रेजों का दमन चक्र सक्रिय था, उस समय साहित्य जगत में एक ऐसा वर्ग भी क्रियाशील था जो जीवन जगत से दूर रहकर हिंदी काव्य की एक विशिष्ट परिपाटी का निर्माण कर रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तथा अंग्रेजी साहित्य में व्याप्त छायावादी रहस्यवादी भावधारा ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। इस भावधारा में अवगाहन करने वाले कवियों ने प्रकृति के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया और अत्यंत चित्रमयी भाषा में नाना मनोरम रूप संकेत एवं भाव संकेत उपस्थित किए। इस प्रकार भाव व्यंजना का जो नवीन रूप सामने आया उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये हमें जानना है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 33 छायावाद के प्रमुख कवि एवं उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख करना है। तो छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम आ रहा है। इन्होंने लिखा है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है परमल, गीतिका, अनामिका एवं तुलसीदास। महादेवी वर्मा ने लिखा है निहार। निहार की रचना महादेवी वर्मा ने किया है। और उसके पश्चात रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, ये रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है अंजलि, रूपरास, चित्ररेखा, चंद्र किरण। और भगवती शरण वर्मा ने लिखा है मधुकर्ण, प्रेम, संगीत एवं मानव आदि। और हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है निशा, निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल, अंतर, ये उन्होंने लिखा है। तो हम इस प्रकार से कवि और उनकी रचनाओं को छायावाद के प्रमुख कवियों के रूप में जान सकते हैं। मित्रों, आगे देखेंगे प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। प्रगतिवाद क्या था, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं, इसे आपको
एक्सप्लेन करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, प्रगतिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध। दूसरा पॉइंट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। तीसरा है बौद्धिकता की प्रधानता। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण। और पांचवा है धर्म और ईश्वर का विरोध। और छठा पॉइंट आपका है प्रेम के संबंध में स्वस्थ दृष्टि। और सातवां है नारी के प्रति नूतन दृष्टि। आठवां है परंपरा और पुरातनता के ध्वंस की कामना। और आठवां है स्वदेश लेखन। और 10वां है शिल्पगत नवीनता। यह चीज़ें हमको प्रगतिवाद के प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में समझना है। और इसी के अंतर्गत हम जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर जो 35 आपका है ये है तार सप्तक के संपादक कौन हैं ये बताना है। अब तक प्रकाशित सप्तकों का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो अब तक 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जिसके संपादक अज्ञेय जी हैं। जिसमें प्रथम सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक जो है 1951 में, और तीसरा सप्तक 1959 में, और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि राष्ट्रभाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है ये आपका प्यारे मित्रों। इसके पश्चात हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे कि साठोत्तरी हिंदी कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साठोत्तरी हिंदी कविता के बारे में बताना है। 1960 के बाद के युग को साठोत्तरी कविता नाम दिया गया है। आपको पूरी तरह से स्मरण रखना है, जानने रहना है, समझना है कि साठोत्तरी का मतलब क्या होता है। साठोत्तरी का मतलब 1960 के बाद के युग को साठोत्तरी कविता के रूप में जाना जाता है। उस के पश्चात जो रचनाएं हुई उनको साठोत्तरी कविता के रूप में जाना जाता है, नाम दिया गया। इसे अकविता, अस्वीकृति कविता, सनातन सूर्यदयी कविता, युद्धसावादी कविता, बीट कविता, ताजी कविता, प्रतिबद्ध कविता, सहज कविता, नवगीत, अगीत, बोध गीत, विचार कविता आदि भी कहा जाता है। इसकी 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिसको बताना आवश्यक है। जिसमें देखेंगे पहली विशेषता कि ऊब अकेलापन, अजनबीपन, आशंका, मानव मूल्यों की खोज। और दूसरे में अस्तित्व की खोज, भय, आधुनिक जीवन से उत्पन्न आशंका, और नई भाषा और नया शिल्प। ये हमें समझना है। इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 व्यंग लेखकों का नाम एवं उनकी रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से। तो देखेंगे हिंदी में व्यंग लेखन आधुनिक युग से प्रारंभ हुआ है। 4 व्यंग लेखकों के नाम एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि प्रभाकर माचवे, खरगोश के सींग, और नामवर सिंह ने जो है बकलम खुद, और तीसरा रामेश्वर नाथ तिवारी ने लिखा खजूर के पेड़, और चौथा त्रिभुवन चतुर्वेदी ने लिखा क्षमा कीजिए। ये इनकी रचनाएं हैं। इसके पश्चात देखेंगे नई कविता के प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यानी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं के रूप में अधोलिखित हैं। जैसे लघु मानव की प्रतिष्ठा नंबर 1, नंबर 2 व्यक्तिकता, नंबर 3 यथार्थोन्मुखता, नंबर 4 आस्थावादिता, 5वां नंबर नारी का स्वास्थ्य रूपांकन, 6वां है राजनीतिक संलग्नता, 7वां है आध्यात्मिकता का परिहास, 8वां है अस्तित्ववादी दर्शन की अभिव्यक्ति, 9वां है शैली में प्रवाहमयता एवं लयात्मकता, 10वां पॉइंट आपका है अभिव्यक्ति शक्ति में विविधता, और 11वां है नूतन अप्रस्तुत विधान, और 12वां है छंद बंध मुक्तता, और 13वां है गद्यात्मकता। तो ये सारे बिंदु नई कविता के प्रमुख जो प्रवृत्ति हैं उनके अंतर्गत जानी जा सकती हैं मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है।
इसको आपको समझ लेना है। तो देखेंगे, नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम किसने और कब किया? नवगीत का नामोल्लेख किसने और कब किया, यह बताना है। नवगीत का नामोल्लेख सर्वप्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह ने 1958 ईस्वी में गीतांगिनी में किया, ये हमें जानना है। गीतांगिनी में इन्होंने 1958 ईस्वी में किया था। किसने? राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने। अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 40, आत्मकथा के तत्वों का उल्लेख करते हुए 2 आत्मकथा लेखकों का नामोल्लेख कीजिए, बताना है। तो आत्मकथा के कोई सर्वमान्य तत्व तो नहीं होते हैं, किंतु सुविधा और अध्ययन की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित तत्व बताए गए हैं। तो इन निम्नलिखित तत्वों को आप जान लें। जैसे इसमें पहला है वर्ण विषय, और दूसरा है चरित्र चित्रण, और तीसरा है देश काल, चौथा है भाषा शैली, और 5वां बिंदु है उद्देश्य। 2 आत्मकथा लेखक एवं उनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला नाम लिया जा रहा है अंबिका दत्त व्यास जी का। अंबिका दत्त व्यास जी ने निज वृत्तांत की रचना किया। और दूसरा नाम है स्वामी श्रद्धानंद जी का, जिन्होंने कल्याण मार्ग का पथिक नामक रचना इन्होंने की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। प्यारे मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप पूरे ही वीडियो को देखते हुए 100% सेटिस्फाई हुए होंगे, ये मेरा प्रयास रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।